नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और न्यूज 18 पर आज मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत जी। कंगना रनौत जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपकी फिल्म आ रही है भारत भाग्य विधाता, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश आज एक नया कीर्तिमान देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री, निर्वाचित बतौर प्रधानमंत्री, एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहे हैं। एक गरीब परिवार से आकर, एक सामान्य परिवार से आकर इस मुकाम तक पहुंचना कितनी बड़ी बात है। मैं कहूंगी कि इसका सारा जो श्रेय है वो जो है जनता जनार्दन को जाता है। और आज हम देखते हैं पूरे विश्व में, तो हमें इस बात का भी एहसास होता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होना भी कितनी बड़ी जो है देश के लिए एक सौभाग्य की बात है। और प्रधानमंत्री जी जब 2014 में, खैर गुजरात में तो वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन जब वो 2014 में चुन के आए थे, तो आप लेट्स नॉट प्रिटेंड कि वी डिड नॉट नो कि ही इज़ नॉट समबडी ऑर्डिनरी। सबको कुछ पता था कि ये जो है कुछ ऐतिहासिक हुआ है। कितना मजाक उड़ाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस के कई नेताओं ने बोला कि तू जाकर चाय बेच, तू ये चाय तो बेच सकते हैं हमारे यहाँ दफ्तर में आकर, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनको नीच तक कहा गया। बहुत खराब शब्द प्रधानमंत्री के लिए बोले गए जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी बने थे। क्या लगता है जब वो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है? और क्या आप इस पर क्या कहना चाहती हैं आप, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया नरेंद्र मोदी का उस समय? नहीं, जो लोग मजाक, एक जो नजरिया था देश का, आज हमारी फिल्म जो है भारत भाग्य विधाता भी यही बात को कहती है कि आप किसी इंसान को छोटा या बड़ी दृष्टि से देख सकते हो, लेकिन जो काम है, उस इंसान का जो काम है वो उसके लिए बोलता है। तो प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं तो आप देखिए आज हम लोगों का जो फिल्मी हीरो है वो भी किस तरह से बदला है। वो टियर 2 टियर 3 से बिलोंग करता है। इससे पहले जो है ये सब स्विट्जरलैंड में ही शूटिंग होता था। तो इस तरह से पूरे देश का जो है देखने के लिए नजरिया बदला है। जी, आपने अपनी फिल्म की बात करी भारत भाग्य विधाता। बहुत ही सुंदर नाम है भारत भाग्य विधाता। और इस फिल्म के अंदर 26/11 का जिक्र है, पूरी तरह से 26/11 पे आधारित है। किस तरह से, और आपकी इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग मैंने भी देखी और उसमें आखिरी में जो आप एक बहुत ही शानदार स्पीच देती हैं और वर्दी की जो आप बात करती हैं, क्या आपको लगता है वाकई जिस तरह से कंपनी बाग बन गया था 26/11 में, मुंबई किस तरह से आतंकी आए और ढेरों भारतीयों को, निर्दोष भारतीयों को मार के चले गए, वो मतलब इतना दर्दनाक हादसा इतिहास में कभी नहीं देखा भारत में। आपने फिल्म देखी, आपने मुझे आते कहा कि आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, तो अभी आप बताइए दर्शकों को। वाकई अच्छी है। मैंने कहा आपको फिल्म बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक मैंने कोई नहीं देखी जो फिल्म नर्सेस पे बनी हो और भारतीयता की फीलिंग क्या होती है उस फिल्म में दिखाया गया है। जी धन्यवाद सर। नहीं, आपने जैसे बोला कि देश का क्या माहौल था उस वक्त, ये इस फिल्म से हमें देखने को मिलता है कि टेररिस्ट यूज्ड टू जस्ट वॉक इन एंड गो इनटू 5 स्टार्स, इनटू हॉस्पिटल्स, इनटू नर्सिंग होम्स। और उसके उपरांत जो है, जो वहाँ पे लोग काम कर, उनको मुंह बंद रखने के लिए कहा जाता था कि ये मैटर को है, ज़्यादा अब मत उछालो, अपना मुंह बंद करो और चुप बैठो। इस तरह से देश का माहौल था। और कितने दिनों तक तो कांग्रेस की सरकार और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी जो है वो टेररिस्टों का कलावा, और वो देखकर जो है ये बताते रहे कि ये जो है आरएसएस के लोग थे। इस तरह से इन लोगों ने कितनी साजिशें की देश के खिलाफ। जी, मैं फिर आता हूं प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड पर, क्योंकि नेहरू जी के रिकॉर्ड को बीट करा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उतना पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं नेहरू जी की लीगेसी तो बहुत बड़ी है, नरेंद्र मोदी की लीगेसी कुछ है ही नहीं। उनकी लीगेसी में सिर्फ और सिर्फ महंगाई है और हेट्रेड है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या जवाब देना चाहती हैं आप नेता की अगर टोपी डाले तो? देखिए, मेरे पास तो, मैं तो इस पे हंसूंगी। और नेहरू जी उस वक्त का जो लेट अस बी ऑनेस्ट एंड फेयर, उस वक्त का ये रिकॉर्ड होना, क्योंकि कोई ऑपोजिशन तो थी नहीं, तो अपने आप में ही चला पड़ा था वो रिकॉर्ड। खुद ही बन गए, खुद ही इलेक्शन किया, खुद ही जीत गए, खुद ही बन गए। वो रिकॉर्ड से ये रिकॉर्ड का कुछ कंपैरिजन है ही नहीं, तुलना है ही नहीं। ना नेहरू जी की और मोदी जी की कोई तुलना है, ना उस रिकॉर्ड की ही कोई तुलना है। वो एक शहंशाह के बेटे जिन्होंने अपना घर कांग्रेस को दिया था, अध्यक्ष थे तो पहले मोतीलाल नेहरू, उनका ही जो घर था उसमें कांग्रेस पार्टी जन्मी थी, उनके बेटे को एज ऑब्लिगेशन वो ताज मिला। फिर कोई ऑपोजिशन नहीं, को खैर वो बहुत डिटेल सबको पता है। पर
कमिंग टू व्हाट वी आर वेयर वी आर टुडे, मैं बड़ा अच्छा एक रील देख रही थी, कहीं आ रही थी कि भाई अगर आप 2014 में सोए हों और 2026 में उठें तो आप यकीन करेंगे कि इस देश में जो है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कश्मीर से जो है आर्टिकल 370 हो, हटा हो, चाहे या वहाँ पे चिनाब का सबसे बड़ा ब्रिज जो एयरपोर्ट्स हैं 68 से लेकर 140 150 तक चले गए हैं, हमारी जो चाहे बंगाल में हमारी सरकार, तो ये इतनी सारी जब आप चीज़ें देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ का जो है कायाकल्प हुई है, आप यकीन करेंगे कि आप उसी भारत में हैं। तो खैर ये जो मेरा तो ये मानना है कि ये प्रधानमंत्री जी के लिए शुरुआत है, ऐसे युग अच्छा, कह रही हैं शुरुआत है। हाँ, अब देखिए राहुल जी तो कह रहे हैं कि 1 साल बाद मोदी जी रिजाइन कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे मोदी जी, देखना क्या कुछ होगा। ऐसे युग पुरुष, देखिए लेट्स नॉट प्रिटेंड कि ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन और ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन, ही इज एक मैं कहूँगी कि इस देश की जो अंतरात्मा है, उसकी जो पुकार है, उसका वो आंसर है। तो पूरी तरह से टेलर मेड वो किस तरह क्यों कैसे इस जॉब के लिए हैं और कैसे उनका बस एकमात्र वन फोकस उनको ज़िंदगी में क्या इस तरह से एक अकल्पनीय है, ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं। तो उस तरह से वो हमें एक, मैं तो कहूँगी एक तरह से वरदान है हमारे देश के लिए। तो ये तो उनके लिए शुरुआत है। और अभी आपने बोला मोदी जी वरदान है, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे ये लोग। नहीं, देखिए वो सब, देखिए क्या होता है ना कि अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि क्या सच्चाई है। पर राहुल जी को क्यों लग रहा है कि मोदी जी 1 साल बाद सब कुछ छोड़ देंगे, मतलब वो हट जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा, मतलब उन्होंने घोषणा करी है बाकायदा, मतलब कि मोदी जी को रिजाइन करना पड़ेगा, ऐसे हालात हो गए। राहुल जी तो कई तरह की घोषणाएं करते हैं। उन्होंने तो अपने खुद के देश को कहा था कि इसकी इकोनॉमी डेड है, ख़त्म है, फिनिश्ड है। तो अभी देखिए हमारी क्या रेट है ग्रोथ का। तो राहुल जी को जो है अब शायद इतना लोग लाइटली लेने लग गए हैं कि उनकी किसी भी बात का देश को, कांग्रेस तो उन्हें सीरियसली लेती है। कांग्रेस तो सीरियस लेती भी नहीं, लेना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का नामो निशान ख़त्म होता जा रहा है पूरे देश में, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि उसको सीरियसली लेते ही, राहुल जी को सीरियसली लेते ही उनका जो है पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश में। लेकिन आपने भी राहुल गांधी के लिए टपोरी और मवाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बहुत गुस्सा हो गई। कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता को इस तरह की शब्दावली से बुलाया जा रहा है। इतने बड़े नेता, वो कह रहे हैं एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी। ये मैं ये नहीं मानती कि आपको जो है कोई किसी प्लेटर पर बैठे बिठाए जो है एक शहंशाहों का ताज मिल जाए, चाहे वो फिर एक्टर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो। आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर आप में टैलेंट है, हम आपके सामने नतमस्तक है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप कोई नेपो किड हो, जस्ट बिकॉज आपको मम्मी पापा ने सब कुछ दे दिया है, यू नो आई हैव नेवर कम टू दैट। वो चाहे कोई भी हो, हमेशा मैंने कहा है कि भाई नहीं, इसमें टैलेंट की कमी है, ज़्यादा ही ज़्यादा जो है फ्रिवलस है और नेपोटिस्टिक है। मैंने हमेशा अपना जो है वो पक्ष रखा है। तो सेम बात, मुझे कोई उनसे वो नहीं है कि मैं जस्ट बिकॉज वो राजीव गांधी के बेटे हैं तो मैं उनसे इम्प्रेस हो जाऊं। क्यों इम्प्रेस हो जाऊं मैं? उन्होंने क्या किया है? एक अच्छी सी तो स्पीच दे नहीं पाते हैं वो। जब से राहुल गांधी ने जो है ये कांग्रेस पार्टी को जो भी क्या उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ही इज़ एन एम्बैरसमेंट। कभी देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो चांद पर आलू उगा लें, चाहे वो बाहर जाएं, अमेरिका जैसे देशों में जाएं, कहें हमारी डेमोक्रेसी में जो है आके आप दखल अंदाजी करके वहाँ पे कुछ करिए, इस तरह की वो शर्मसार कर देने वाली बातें करते हैं। देश प्रेम तो उन्होंने, मुझे कभी नहीं लगा कि उन्होंने किसी तरीके से अपने किसी एक्शन से दिखाया हो, जताया हो कि वो भारत के प्रति क्या भावना रखते हैं, कभी नहीं लगा। ये जरूर लगता है कि सत्ता को हड़पना चाहते हैं, वो सत्ता को किसी ना किसी तरीके से वो अपने वश में करना चाहते हैं। इसीलिए जब भी इलेक्शन कुछ होता है, बाहर जाके वो अपने बाहर की जो शक्तियां हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, शब्द यूज करते हैं राहुल गांधी, ये मोदी आएगा तुम्हारे सामने रोएगा। और 2020 में उन्होंने बोला कि मोदी जी को देखना, थोड़े दिनों में बाहर निकलेंगे तो देश का युवा डंडे मारेगा। उसके बाद चुनाव हुए, कांग्रेस की हार ही हो गई। क्यों आपको लगता है वो, मतलब नरेंद्र मोदी की तरफ ये भावना क्यों है राहुल गांधी की?
क्या कारण दिखाई देता है आपको? देखिए वो उनका जो है एक राजा बेटा टाइप उनका एटीट्यूड है, जो जो मुझे पता है इस तरह की जो एटीट्यूड होते हैं। आपको लगता है ऐसा एटीट्यूड है? हाँ, मुझे लगता है कि उनको जो है तहजीब नहीं है बिल्कुल भी। उनको कुछ आटे चावल के भाव पता नहीं है बाहर। उनको पता नहीं है कि लोग कितना बुरा मानते हैं इन चीज़ों का। कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी वोट चोरी करवा रही है, अब कह रही है हमारे सांसद भी, विपक्ष के सांसद भी चोरी हो रहे हैं। अब बंगाल में हम देख रहे हैं दीदी सरकार तो बाहर हो गई, अब उनके 20 सांसद अपना गुट बना रहे हैं। 2 राज्यसभा एमपी ने रिजाइन कर दिया है। अभी तक जब तक मैं आ रहा था 1 सांसद और छोड़ के चला गया। हो क्या रहा है कंगना जी? मतलब ये क्या भारतीय जनता पार्टी करवा रही है या अपने आप हो रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो सनातन पे बेस्ड है, और जो भूले भटके हैं कभी ना कभी तो वो अपने घर वापस आएंगे, घर वापसी तो होगी। तो जो हमारी जो नेचुरल अलाइनमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, और जो हमारी जो लीडरशिप है उनकी जो एक अलाइनमेंट है पूरे देश के साथ, तो उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आज या कल ये सब जो हैं भारतीय जनता पार्टी में भगवामय होने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो है हमारा नेतृत्व है, डिसाइसिवनेस ऑफ द लीडरशिप। क्या वो करना चाह रहे हैं, क्या उनका मैसेज है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, क्या उनका फॉरेन पॉलिसी है, ये सब इतना क्रिस्टल क्लियर है कि कोई भी आज आप जो देख रहे हैं, कोई भी लोग इतना तक कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमें नहीं लेगी अपनी पार्टी में तो हम निर्दलीय बना के उनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ हाँ, तक अपना गुट बना के सपोर्ट करेंगे। हाँ, अपना लेकिन एक आप खुद कैंपेन करने के लिए गई थी बंगाल के अंदर, आपको लग रहा था इतना बड़ा विरोध है ममता दीदी का वहां पर कि बीजेपी की इतनी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी? बिल्कुल। ममता बनर्जी क्योंकि वो भी एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत ताकतवर नेता रही हैं, लेकिन वो चुनाव हार जाती हैं अपना खुद का। नहीं तो क्या हुआ, महिला हुई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनको लाइसेंस मिलता है जुल्म करने का, करप्शन करने का। आपको लगता है बंगाल में जुल्म हुआ? क्या बात करें आप, तो पिछली बार ही सरकार बनने वाली थी बंगाल में, 100% पिछली बार बनने वाली थी। लेकिन जितने घुसपैठियों को बुला बुला कर जो है ये क्या कहते हैं, जिनको फिर SIR के करके निकाला गया, उनको कितने लाख, पिछली बार मुझे 10% का कुछ गैप था, 60-70 लाख का, वो 90 लाख से ज्यादा, करोड़ से ज्यादा तो लोग वहां पे फर्जी थे, आए नहीं वो लोग, कहीं भी दिखे ही नहीं। वो भूत जो हैं, अदृश्य लोग वोट कर रहे थे। तो इतनी बड़ी जो वहां पे साजिश हो रही थी, मैं कहूँगी कि भारत की एकता जो है, भारत की अस्मिता जो है, चाहे आपकी कुछ भी आइडियोलॉजी हो, चाहे आप किसी का भी विरोध करें, लेकिन जब बात भारत पे आती है, और बंगाल के लोग समझ गए थे कि अगर अब की बार चूक गए तो बहुत बुरी इनकी साजिश है। आप देखिए उस बंगाल चुनाव के बाद ही ये सब कॉकरोच ये सब कैसे इकट्ठा हो गए, तो एक वो सब बड़ा लंबा प्लानिंग होता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को आपने स्टडी करा थोड़ा? मतलब थोड़ा तो नहीं, बट नेचुरली ये जो टाइमिंग है ये तो प्रदर्शन में नहीं लोग पहुंचे। नहीं तो अगर बंगाल जीत गए होते तो आप सोचिए इनके क्या प्लानिंग्स थे। तो ये सब बंगाल के लोग जो हैं समझ गए हैं। इन लोग को लगता है कि भारतीय समझते नहीं है, भारतीय सब समझते हैं, और सबसे ज्यादा समझते हैं नियत। जी चलिए थोड़ी फिल्मों की बात करते हैं। एक्टिंग में तो आपको स्क्रिप्ट आप चुनती होंगी, लेकिन राजनीति में स्क्रिप्ट कौन तय करता है? पार्टी? नहीं, हमें एक्चुअली आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हमें जो है अपने स्पीचेस खुद लिखने होते हैं, और हमें बस विषय दिया जाता है, और उसमें मटेरियल हमारे जो PAs वगैरह हैं वो इकट्ठा करते हैं, और हमें खुद अपनी स्पीचेस लिखनी होती है। जी, खुद ही स्पीच लिखनी होती है, जो आपको मन करता है वो बोलती है। एक्टर रणवीर सिंह को बैन करने की एक बात कही, बाद में वो फिर मामला सॉर्ट आउट हो गया। रणवीर सिंह अचानक टारगेट पे क्यों आ गए? एक्टर रणवीर सिंह आप उनसे पूछिए मुझे। आप क्योंकि आपको तो खुद बहुत टारगेट किया गया ना, तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो इंडस्ट्री जो है ये बिट ऑफ कह लीजिए थोड़ा इनमें है, पाकिस्तान प्रेम है, तो अक्सर अधिकतर फिल्में तो हमें पाकिस्तान प्रेम ही सिखाती हैं ना, और आज तक सिखाती आई हैं। अभी उनकी रणवीर सिंह की तो धुरंधर 1 और 2 आई थी। मैं वही कह रही हूँ कि जब एक ऐसी फिल्म आती है जो हमें पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाती है, तो इनको फिर दर्द होता है कि हम तो फिर हमने जो आज तक किया उसका क्या वैल्यू।
जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप बड़े बड़े एक्टर्स को मना कर देती हैं, मैं उनके साथ आप काम नहीं करेंगी, तो कई बार आपको लगता नहीं है कि आपका बॉलीवुड में भविष्य कैसा रहेगा? हालांकि अच्छा ही चल रहा है वैसे तो। हाँ नहीं ठीक है, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ, बड़े बड़े सलमान डायरेक्टर, खान को मना कर देती हैं आप? जी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मन भी होता है। लेकिन फिर आप देखिए, एक बार इरफान साहब थे तो मुझे कहने लगे कि 2-3 स्क्रिप्टें उन्होंने भेजी, तो मैंने उनको कहा कि सर कुछ ठीक मज़ा नहीं आया सब करके। मैंने कहा मैं आपको स्क्रिप्ट भेजूंगी क्या? तो मुझे कहते लगता नहीं अब हम दोनों काम कर पाएंगे। मैंने कहा क्यों सर? कहते क्योंकि उस टाइम में काफ़ी सक्सेस हो गई थी। कहते अब एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहेंगी? तो बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात कही। तो सलमान खान जी और मैं भी, अगर हम दोनों एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहेगी? जी, तो आप भी पंगे बहुत लेती हैं, मतलब पंगा मतलब इन द सेंस आप भी मतलब कुछ ना कुछ बयान दे देती हैं और सामने वाले को फिर वो भी रिएक्ट करता है। तो क्या आपको लगता नहीं कि कभी कभार आपको लगता है यार ये नहीं बोलना चाहिए था, ये पंगा नहीं लेना चाहिए था, ये पंगा लेने में ही आपको मजा आता है? मज़े की बात नहीं है। देखिए अमीश जी, अगर आप मुझसे यहाँ बैठकर कुछ पूछ रहे हैं, कुछ मेरे दिल की जहन की बात पूछ रहे हैं, तो नेचुरली मैं एक महिला हूँ, एक छोटे गांव से आई हूँ, संघर्ष करते आई हूँ। मेरे जो विचार होंगे वो मेरे एक्सपीरियंस से जो हैं वो भरे हुए होंगे। तो मैं अपने दिल की बात ना कह के आपको क्या बोलूँ, यही मेरा हमेशा वो कश्मकश रहता है कि क्या अगर मैं जो मैं सोचती हूँ वो ना बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ? कुछ बनाऊँ, एक अलग बात बनाऊँ, तो उस बात का फिर आधार क्या होगा अगर मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जीवन, मेरा सोच नहीं होगी? क्योंकि आप भी उस पर काउंटर क्वेश्चन करेंगे, उसको तो मैं डिफेंड ही नहीं कर पाऊंगी। तो मैं एक बहुत ही साधारण रास्ता अपनाती हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एटलीस्ट जो मैं कहती हूँ उसको मैं डिफेंड तो कर पाती हूँ कि मैंने ऐसी सोच क्यों रखी। लेकिन अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा बनाऊंगी, फिर मैं जो है उसको कैसे मैं आगे तक वो कर पाऊंगी? क्या हम आने वाले भविष्य में कोई ऐसी फिल्म देखेंगे, करण जौहर प्रेजेंट्स कंगना रनौत की कोई फिल्म को करण जौहर प्रेजेंट करें या वो बनाएं? ऐसा हो सकता है? इट इज पॉसिबल? कोई ऐसा नहीं होता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ काम करना चाहते हैं। मुझे कोई करण जौहर जी में कोई किसी तरह का ऐसे किसी व्यक्ति विशेष में रुचि नहीं है कि मुझे उसका कोई स्क्रिप्ट हो, कोई किसी तरह की एक कोलैबोरेशन हो, उसकी बात अलग होती है। तो मैंने कभी क्या सोचा था कि ये जो डायरेक्टर हैं इनके साथ मुझे काम करना, नहीं, वो कोलैबोरेशन होनी चाहिए ऐसी। लेकिन आप भी जैसे आपने इमरजेंसी बनाई, अब भारत भाग्य विधाता बनाई, तो इस तरफ की फिल्मों की तरफ आपका क्यों झुकाव रहता है ज्यादा? कारण? देश में एक रुचि है, देश के प्रति रुचि है। और अभी मैं वैसे क्वीन 2 भी कर रही हूँ। इट्स अ कॉमेडी फिल्म करती हूँ मैं, ऐसा इक्के दुक्के तो करती हूँ। भी आपने एक फिल्म करी थी, वो पंगा की थी, क्वीन की थी, तनु मनु भी। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की फिल्म करती हूँ, लेकिन अब पॉलिटिक्स में आने के बाद में थोड़ा ज़्यादा भी फ्रिवलिस जो है बनने से मैं थोड़ा वो करती हूँ। बट हैविंग सेड दैट कि आई एम डूइंग अ कॉमेडी फिल्म आल्सो। अच्छा, आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, एक ताकतवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप क्या चाहती हैं इतिहास आपको कैसे याद रखे? इतिहास मुझे कैसे याद रखे? हाँ, कभी जब आने वाले 20 साल के बाद बात हो तो क्या किस आपको एज अ पॉलिटिशियन याद करे या एज अ एक्ट्रेस याद करे? देखिए, मुझे इस बात की काफ़ी अवेयरनेस है कि इतिहास किसी को भी याद नहीं रखता है, चाहे वो कोई भी हो। कोई एक जयंती, कोई एक दिवस में आपको वो पोस्ट डालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपके एजेंडा से वो अलाइन होते होंगे, जिसका जो एजेंडा होता है जिस दौर का, उस एजेंडा में अगर आप अलाइन करेंगे तो ठीक है। तो इस तरह के भ्रम पाल लेना कि मुझे जो है इतिहास याद रखेगा या मुझे याद रहा मैं याद रखूंगी, इस तरह का मुझे कोई भ्रम नहीं है। कोई आपको भ्रम नहीं पड़ा? बहुत ही आपने अच्छा जवाब दिया है। मैं आपको कहूंगा कि मुझे पता है कि इतिहास कैसे किसी को याद नहीं रखता। जैसे कहते कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम विलन और हीरो भी बदलते हैं। एक टाइम पे आप देखिए इन लोगों ने जिस तरह से करके सावरकर जी को विलन एक तरह क्या बना दिया था। अब जब टाइड ऑफ टाइम चेंज तो ही इमर्ज्ड एज ए हीरो। तो वो तो समय की धारा है, वो तो बहती रहेगी। और वक्त किसी को भी याद नहीं रखता, मुझे भी याद नहीं रखे तो अच्छा होगा। अगला सवाल मेरा थोड़ा पर्सनल है। देखिए, आपने बोला समय की धारा है, बहती रहती है। समय की धारा काफ़ी बह गई है, तो कभी कभार लगता नहीं है कि आपको भी माता पिता भी बोलते होंगे कि आपको 1 से 2 होना चाहिए, तो क्या मतलब अब या उन्होंने बोलना छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि अब क्या कोई फायदा नहीं है बोलने का? समय की धारा तो वाकई में बहुत बह गई है। बड़े
क्या माता पिता अब क्या बोलेंगे, 40 साल की उम्र में बेचारे क्या बोलेंगे, उन्होंने तो कब का बोलना छोड़ दिया है। वो तो 10 साल पहले था एक टाइम के, उनको अवॉइड करना पड़ता, तो उधर से आ रहे हैं, उधर मतलब उनके साथ बैठ नहीं सकते थे। अब क्या, अब तो आपके ऊपर कुछ मीम बनते हैं, आप देखती हैं कभी कभार सोशल मीडिया पे बड़े सारे आते हैं, आपके और चिराग पासवान आप लोग मिलते थे, उसके कितने सारे मीम बनने लग गए। तो एनी थॉट्स ऑन दिस? कभी आपको आपने देखा तो होगा ऑब्वियसली। अरे यार प्लीज, ऐसा नहीं होता। जस्ट बिकॉज आप एक सिंगल महिला हैं तो आप किसी कलीग से बात करें तो वहाँ ही आपके, ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी जो है बहुत खुले तरीके से, बहुत, मैंने कभी भी छुप छुप के अपनी ज़िंदगी नहीं जी है। और जब मेरी ज़िंदगी में ऐसा मुकाम आएगा तो सबको पता चलेगा। अगर आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रिलेशनशिप मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझसे छूट रही है कि मुझे लगता है कि आई विल मिस आउट ऑन दिस। ऐसा अगर कोई मौका आएगा तो ठीक है जी। रैपिड फायर राउंड है। राहुल गांधी की राजनीति को आप एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? मैं ऑप्शंस देता हूं। बोल्ड एंड पावरफुल लीडर, दूरदर्शी, या जेनजी की नब्ज समझने वाला। एक चॉइस करेंगे। राजा बेटा। राजा बेटा। चलिए, विपक्ष का दावा है कि वो लोकतंत्र बचा रहे हैं, इसलिए इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है। आप क्या कहना चाहती हैं इस पे, एक लाइन में, इंडिया अलायंस पे ओवरऑल? आई थिंक जो कहते हैं ना मिला जुला घोटाला, वो उसी टाइप से हैं। वो सब सारे एक साथ हो गए हैं कि जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से हाइनर्स, जो एक बब्बर शेर के खिलाफ जैसे एक झुंड ऑफ हाइनर्स इकट्ठा हो जाता है, उस तरह से हैं वो। जी। कंगना रनौत के लिए नरेंद्र मोदी एक राजनेता हैं, एक गुरु हैं, या फिर एक प्रेरणा है? मेरे लिए वो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ अबव आई वुड से। क्योंकि जो एक व्यक्तित्व हैं, उन्होंने एक तरह से मुझे अपनी पार्टी में एक हिस्सा बनाया, तो मेरे लिए भाग्य विधाता भी हुए। फिर क्योंकि ये लाइन में जो है मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक गुरु के रूप में भी मैं उन्हें देखती हूँ, और प्रेरणा तो खैर वो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद कंगना जी, आपने हमें समय दिया, और एक बार फिर ऑल द बेस्ट आपको आपकी नई फिल्म के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।